हेलो गाइड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में बोलता है अपराध से संरक्षण, राइट अगेंस्ट क्राइम। देखिए, अपराध दो तरह से होते हैं। अपराध मतलब कि अपराध किसी को परेशान करना है, या अपराध वैसा वैसा जुर्म जो कि आपके आपके लिए वो बहुत ही नुकसानदेह हो। अपराध उसी को हम कह सकते हैं मोटा मोटे मामला में। देखिए, अपराध दो तरह से हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल मामला क्या होता है, क्रिमिनल मामला क्या होता है, अभी आपको समझाते हैं। सिविल मामला जैसे मान ली कि कोई ज़मीन का मैटर हो, कोई दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और उसका ज़मीन दोनों दोनों का ज़मीन बंटवारा करना है, और ज़मीन में एक बड़ा वाला भाई छोटे वाला भाई से ज़्यादा ले लिया और दोनों को बराबर हिस्सा में बांटना है, तो वो विवाद हो गया, तो उसे हम बोलेंगे सिविल मामला। या किसी को आप पैसा दिए हो, किसी से पैसा दिए हो और किसी को पैसा आप दिए हो और वो आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो ये भी हो गया सिविल मामला। अब आता है क्रिमिनल मामला। क्रिमिनल मामला क्या है? तो किसी के गला काटना, या चाकू से पेटे मारना, या किसी को पत्थर से मार कर मुंह तोड़ देना, या किसी भी तरह से शारीरिक कष्ट पहुंचाना, या ये सब क्रिमिनल मामला है। या घर में लूटपाट करना, करके किसी के रेप कर देना, या किसी लड़की की चलती बस में जब कोई व्यक्ति मतलब कहूँ ट्रैवलिंग कर रहा हो तो उस तरह से किसी को परेशान करना, तो वो सब हो गया क्रिमिनल मामला में। अब आते हैं अनुच्छेद 20। क्या बोलता है? तो सिविल मामला पर लागू नहीं है। अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि अपराध जो होता है, तो अपराध जो है सिविल मामला पर लागू नहीं है। अनुच्छेद 20 के एक ये बोलता है कि जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून मौजूद है उसी के आधार पर सुनवाई होगा। इसका कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर मान लिए कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, कोई व्यक्ति जैसे मान ली कि अपराध किया और जैसे मान ली किसी को मारा, और मारने के पश्चात वह व्यक्ति जेल में चल गया, और जेल में अगर जाता है तो उस पर कानून कार्रवाई की जाएगी, और जो मतलब इसके लिए कानून है वही उसको दंडात्मक सज़ा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जैसे मान ली कि वही समय कोई नया कानून आता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो पहले से कानून है उसी के आधार पर सुनवाई की जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें पॉइंट एक और है कि अब सिर्फ आपराधिक मुकदमा पर लागू होता है, ठीक। सिविल अपराध जो है सिर्फ आपराधिक मुकदमा पर लागू होता है। अब आते हैं भूतलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव क्या है? तो ये भूतलक्षी प्रभाव कहने का मतलब भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। भूतलक्षी कहने का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब पीछे जाकर लागू नहीं करना। अगर मान लीजिए किसी के दारू वाला केस में कोई पकड़ा गया है, तो उसे कहा गया कि उससे जुर्माना लग रहा है 5 लाख, और फिर उसमें कोई चाहे कि हम संशोधन करके पीछे से, जैसे मान लीजिए 2010 में जाके संशोधन कर दें कि जो व्यक्ति दारू में पकड़ाया हो, दारू पीते समय पकड़ाया हो, उसे 10 लाख में 20 लाख रुपये ले गए, तो उसी को हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो भाई पीछे जाकर कानून लागू नहीं करना। रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ यही है कि आप पीछे जाकर कानून लागू नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 का तो ये बोलता है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा होगा। अगर मान ली कि आप एक अपराध किए हैं तो आपको केवल एक बार ही सज़ा होगा। ये ना कि एक बार अपराध के में हाथ तोड़ा है आपको, या फिर उसमें थोड़ा सा और पैर तोड़, तो बोले कि थोड़ा सा और तोड़े हैं, इतना तोड़े कि हैं, तो ऐसा नहीं। एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा होगा। अब आते हैं अपराध जैसे एक मान लीजिए सर फोड़ना, ठीक। तो सर फोड़ना तो दो तरह से अपराध एक होता है अपराध के अर्थ में बरी, एक होता है सज़ा। बरी का अर्थ होता है कि दोबारा केस खुल सकता है, ठीक। सज़ा का अर्थ है कि 1 साल प्लस जुर्माना होगा। यहाँ पर पॉइंट देखा जाए कि एक बार सज़ा होने के बाद दोबारा उसी केस में सज़ा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 के 3 ये बोलता है कि किसी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के 3 मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गवाही उसको देना है, और गवाही में मतलब किसी के साथ मतलब कि कुछ बोल ही नहीं रहा है गवाह में, तो उसके साथ ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकता, उसकी आज़ादी है, उसकी अधिकार है। फिर आता है एक पॉइंट है कि यदि कोर्ट परमिशन दे तो गवाही ली जा सकती है। अगर मान लीजिए कोर्ट चाहे तो गवाही उससे ली जा सकती है। अगर कोर्ट चाहे कैसे? अगर उसका वकील बोले कि नहीं, से गवाही लेना है सर, बहुत ज़रूरी है,
तो ले सकता है। तो किस आधार पर? तो डीएनए सैम्पलिंग के आधार पर, यानी इसका डीएनए टेस्ट करवा सकता है, या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा सकता है, या नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट ये कि बिना सोचे समझे उसमें आदमी बोलता है, तो उसी को हम बोलते हैं नार्को टेस्ट। अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जीवन से वंचित किया जा सकता है। ऐसे विधि जो लिखा हुआ है तो उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, हमारा प्रक्रिया जो है, तो उसके द्वारा आपके जीवन को वंचित किया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 21 के ए। 21 के 1 में ये बोल दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जाने का अधिकार में दिया जाना जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक। अब आते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब कब लागू हुआ? लागू तो हुआ 2002 में, लेकिन आया कब? 2009 में। अब आते AK गोपाल केस था तो 1950 में हुआ था। तो इन्होंने बोला था जीवन के अधिकार का मतलब शरीर की स्वतंत्रता। आप जीवित है, यही आपके जीवन का अधिकार है। लेकिन 1978 में मेनका गांधी जी ने यह जीवन का अधिकार नहीं माना। इन्होंने बोला जीवन का अधिकार अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि बल्कि इसमें भी आने जाने की कहीं बस स्वतंत्रता शामिल है। वही 1978 में इन्होंने बोल दिया कि मेनका गांधी ने यह जीवन का अधिकार का अर्थ जीवित रहना नहीं, बल्कि इसमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता शामिल है। तो एक सवाल उठता है, जीवन में क्या मरने के अधिकार शामिल है? तो यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए, मरने का अधिकार तो डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसे इच्छा मृत्यु जो हमारा ये है, तो इच्छा मृत्यु बोलता है कि आप दो तरह से आप जीवन में क्या मरने का अधिकार शामिल है, तो ये करवा सकते हैं। इच्छा मृत्यु, सक्रिय इच्छा मृत्यु हो सकती है, या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हो सकती है। सक्रिय इच्छा मृत्यु ये है, कहने का तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि मरने का अधिकार नहीं है। ठीक। अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अगर मान ली कि वहाँ पर जैसे ऐसा बात है, तो 5 जज मिलकर आपस में संगठन किए थे। एक केस था, तो 5 जज मिलकर आपस में संगठन किए थे डॉक्टर टीम। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आप स्वयं से मरना है, तो उससे पहले उसकी हर चीज़ रिपोर्ट जाननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक महिला थी, तो एक महिला कोमा में चली गई थी, तो वो 38 साल से उस कोमा ही में थी। तो उसके दोस्त थे, बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की। तो उनकी दोस्त जज से जाकर बोली कि सर ये महिला को 38 साल से हम रख के, मतलब मेरी दोस्त है सर, हर दिन मर के जीती है। उससे अच्छा हर दिन मर के जीने से अच्छा है कि वो एक दिन क्यों ना अपने दम तोड़ दे, क्यों ना। तो वही उन्होंने वो मतलब कि 5वें दोस्त ने वहाँ पर जाके जज को बोला। तो जज ने बोला कि ऐसा बात है तो हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, हम 5 जज बुलाएंगे। तो अपने में उन लोग 5 जज निष्कर्ष लिए। तो वही 5 जज निष्कर्ष लिए, तो वही उसमें बोला गया कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो इसमें इजाज़त है, लेकिन हमें वहाँ के डॉक्टरों से रिपोर्ट चाहिए कि वाकई में यह कभी दोबारा उठ नहीं सकती। अगर नहीं उठ सकती तो इसकी इच्छा मृत्यु हो सकती है, और अगर उठ जाएगी तो इससे इच्छा मृत्यु इसकी नहीं करवाई जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। कल इसके लिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर ध्यान से पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। थैंक यू।